हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयूरी भागवानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पे लेकर आए हैं सोशियोलॉजी की एक सीरीज और हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं विद द टॉपिक ऑफ पेपर 2 विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो यहाँ पे पेपर 2 का मैंने ये टॉपिक क्यों लिया है सबसे स्टार्टिंग में, क्योंकि आई फाउंड इट वेरी कंटेम्प्रेरी टू द प्रेजेंट सिनेरियो। कोविड पेंडेमिक हम सभी ने देखा, ठीक है। इस टाइम में हर किसी की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब थी, स्पेशली उन एरियाज़, उन सेक्टर्स की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब थी जो ऑलरेडी वल्नरेबल हैं। इनमें सबसे ऊपर आते हैं माइग्रेंट लेबरर्स या फिर लेबरर्स भी आप कह सकते हो, रूरल लेबरर्स जो हो गए, अर्बन लेबरर्स हो गए। इन सभी की जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर मैंने इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले ये वाला टॉपिक लिया है, क्योंकि आई फाउंड इट वेरी कंटेम्प्रेरी एंड वेरी मच इन न्यूज़। सो हमारा आज का टॉपिक है जो कि पेपर 2 से रिलेट करता है, और ये टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल लेबर, बॉन्डेज एंड माइग्रेशन। तो हम शुरू करते हैं। और अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि देखो, जब हम पढ़ते हैं तो इसी टॉपिक को आप जीएस में भी पढ़ सकते हो इन द टॉपिक ऑफ गवर्नेंस, लेकिन यहाँ पे और सोशियोलॉजी में, जो जीएस है और सोशियोलॉजी में कुछ डिफरेंस होगा। वो क्या होगा वो आपको पढ़ते टाइम समझ आएगा जब मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊंगी। तो देखो, ये जो टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल लेबर इंक्लूडिंग बॉन्डेज एंड माइग्रेशन, ये टॉपिक हमारे पेपर 2 के, जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो ऑप्शनल पेपर है सोशियोलॉजी का, उसका पेपर 2 जो है उसके टॉपिक रूरल एंड अग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया से बिलोंग करता है। ठीक है, ये जो होलिस्टिक टॉपिक जो है ना, ये बड़ा टॉपिक, ब्रॉडर टॉपिक जो है वो ये है, रूरल एंड अग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। और इसी का एक सब टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ रूरल लेबर इंक्लूडिंग बॉन्डेज एंड माइग्रेशन। तो हम इसको देखेंगे। अब देखो, जैसा कि इस टॉपिक में आपको समझ आ रहा है, हम यहाँ पे 3 चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो रूरल लेबर क्या है, इसको पढ़ेंगे हम। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बॉन्डेज क्या है, ठीक है, बॉन्डेज लेबर क्या है, इसको भी देखेंगे। उसके अलावा माइग्रेशन क्या है, ये क्या है, इसके कॉजेस क्या हैं, सोशियोलॉजिकली देखे जाए, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसके कॉजेस क्या हैं, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, ठीक है, वाइडर इम्प्लीकेशंस इसके क्या हो सकते हैं ऑन द सोसाइटी, ऑन द सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये देखेंगे। और जो कुछ इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं उनकी थ्योरी को यहाँ पे अप्लाई करने की हम कोशिश करेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल लेबर। तो देखो, रूरल लेबर है कौन? रूरल लेबर वो लोग हैं, वो वर्कर्स हैं जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, एंड दे हैव ओनली देयर लेबर टू अर्न मनी। ठीक है, तो रूरल लेबर आर द वर्कर्स इन द रूरल एरियाज हुज ओनली सोर्स ऑफ इनकम इज देयर लेबर। तो वो लेबर, वो वर्कर्स जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, जो विलेजेस से बिलोंग करते हैं, और जिनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो है इज देयर ओन लेबर। ठीक है, तो उनका खुद का लेबर ही उनका मेन सोर्स ऑफ यहाँ पे इनकम रहता है। अब देखो, यहाँ पे कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। रूरल लेबर और अर्बन लेबर जो है, ये किसी तरह से डिफरेंशिएट आपको करने आने चाहिए। देखो, जब आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो, सोशियोलॉजी पेपर 1 का सबसे पहला टॉपिक है मॉडर्निटी। ठीक है, किस तरह से मॉडर्निटी के कारण सोशियोलॉजी का जन्म हुआ, ये सबसे पहला टॉपिक है। आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ आएंगी जैसे जैसे हम यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग अ रेफरेंस। तो मॉडर्निटी जो है सबसे पहला टॉपिक है। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो कंट्रीज़ हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, वो ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ उन्होंने शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो रूरल लेबर और अर्बन लेबर में आपको यही डिफरेंस देखने को मिलेगा, किस तरह से ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ लेबर्स ने भी यहाँ पे काम किया है। तो अगर आप रूरल लेबर को देखते हो तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स में काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आज भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो है उसके रिलेशन सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है। जैसे अर्बन लेबर्स में आप देखोगे, आप अगर काम करते हो कहीं पे भी, किसी भी वर्क प्लेस पे, आपको पता है वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का काम सिर्फ प्रोफेशनल बेसिस पे होता है। लेकिन रूरल एरियाज में ऐसा नहीं होता। रूरल लेबर बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वे में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स को फॉलो किया जाता है, कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। ठीक है, सिर्फ प्रोफेशनल स्फेयर ऑफ लाइफ तक यहाँ पे चीज़ें सीमित नहीं रहती है। इट गोज इनटू पर्सनल लाइफ ऑल्सो, एंड हाउ वी विल बी लुकिंग इनटू द फर्दर लेक्चर्स। ओके, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज़ तो इसमें कौन कौन इंक्लूडेड होता है। रूरल लेबर की बात कर रही हूँ, माइंड इट, आई एम नॉट इंक्लूडिंग अर्बन लेबर हियर। ओके, तो यहाँ पे टेनेंट्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, नॉन एग्रीकल्चरल लेबरर्स एक्सेट्रा। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इंडिया में अबाउट 70% या इससे भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है दैट रिसाइड्स इन रूरल एरियाज। और रूरल एरियाज में भी जो मेजॉरिटी चंक है पॉपुलेशन का, दैट इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, हर कोई ओनर नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो एग्रीकल्चरल लेबर की तरह काम करते हैं, टीनेंट्स की तरह काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो नॉन एग्रीकल्चरल लेबर्स की तरह भी काम करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। ओके, कुछ लोग हैं जो
छोटे लैंड होल्डिंग्स को ओन करते हैं, उनको अपने खेत में, अपनी फील्ड्स में खुद ही काम करना पड़ता है एज एन एग्रीकल्चर लेबरर, ठीक है। तो ऐसे लोग यहाँ पे सभी लोग इंक्लूडेड होंगे रूरल लेबर में। इसके अलावा यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कम होगा। देखो मैं आपसे बात कर रही थी कि रूरल लेबर जो है ये ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स पे काम करता है, जबकि अर्बन लेबर जो है वो मोस्टली मॉडर्न स्ट्रक्चर्स में काम करता है, फैक्ट्रीज में काम करता है, जहाँ डिविजन ऑफ लेबर काफ़ी अच्छा है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कि अर्बन एरिया है, सपोज कि कोई सिटी है दिल्ली, दिल्ली में कोई भी लोग माइग्रेट करके आए, अर्बन एरिया में माइग्रेट करके आए एज अ लेबरर, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक फैक्ट्री में काम किया, बिस्किट बनाने की फैक्ट्री, पार्ले जी बनाने की फैक्ट्री है। अब उनका काम अलग अलग सेक्टर्स में होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में। एक डिपार्टमेंट होगा जो कि रॉ मटेरियल प्रिपेयर करेगा, एक डिपार्टमेंट होगा जो कि पूरा बिस्किट जो है उसको प्रिपेयर करेगा, एक डिपार्टमेंट होगा जो पैकेजिंग को देखेगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, यानी कि अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है। कहाँ? अर्बन एरियाज में। लेकिन रूरल एरियाज में ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। रूरल एरियाज में स्पेशलाइजेशन काफ़ी कम होता है। कोई भी जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो बहुत कम होता है। जो पर्सन यहाँ पे सोइंग कर रहा है सीड की, वही पर्सन बाद में जाके कल्टीवेशन भी करता है, वही पर्सन जाके देखोगे तो प्लॉइंग भी करता है। ये सब कुछ एक ही पर्सन कर लेता है, तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन बहुत कम है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो मेनली रूरल लेबर क्यों काम करता है एज अ रूरल लेबर, यहाँ पे मेनली उनका पीछे कारण होता है फॉर सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस क्या है? जस्ट फॉर द सर्वाइवल, जस्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ इट्स फैमिली, ऑफ इट्स फैमिली अ पर्सन एक्ट्स एज अ रूरल लेबर इन द रूरल एरियाज, ठीक है। तो मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि सब्सिस्टेंस के लिए ही लोग यहाँ पे काम करते हैं। ये ध्यान रखना। एक मैं आपको डिफरेंशिएट इसलिए कर रही हूँ यहाँ पे, सो दैट आप सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इनकी यहाँ पे स्थिति समझ पाओ, इनकी कंडीशंस को समझ पाओ। देखो, जो रूरल लेबर है वो यहाँ पे सब्सिस्टेंस के लिए काम करता है, लेकिन अगर कोई अर्बन लेबर है तो क्या वो सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए काम करेगा? नहीं। देखो, अगर वो माइग्रेट होके आया है रूरल एरिया से अर्बन एरिया तक, तो वो उसको अपना सब्सिस्टेंस तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा उसको अपने घर भी तो पैसे भेजने होंगे, उसको ज़्यादा काम भी तो बढ़ाना है, उसको अपने बच्चों को भी तो एजुकेट करना होगा। अगर वो सिर्फ रूरल एरियाज में ही काम कर रहा है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ उतनी लिमिटेड ही रहती हैं, स्कोप ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पे उतना अर्न कर भी नहीं पाएगा। इसीलिए रूरल एरियाज में सिर्फ सब्सिस्टेंस तक सीमित रह जाते हैं काफ़ी सारे लेबरर्स, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर वर्किंग फॉर सब्सिस्टेंस ओनली, ओके। अब देखो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है। ये तो मैंने आपको एक शॉर्ट इंट्रो दिया अबाउट रूरल लेबरर, ठीक है। अब हमारा प्रॉब्लम्स जो है, इनकी जो प्रॉब्लम है वो हमको समझना है, दैट इज आवर मेन टॉपिक। तो व्हाट प्रॉब्लम्स डू रूरल लेबर फेस हियर? तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, दैट इट इज़ अ लैंडलेस क्लास। देखो, आपने अगर मार्क्स को पढ़ा होगा तो मार्क्स में बताया गया है कि रिसोर्सेज के बेसिस पे डिसाइड होता है कि किसके पास कितना पावर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो क्लास है ये एक लैंडलेस क्लास है, तो इसके पास और कोई ऑप्शंस हैं भी नहीं, ठीक है। क्योंकि ये लैंडलेस क्लास है, इसके पास बार्गेनिंग कैपेसिटी भी नहीं है उतनी, ओके। और इसी के कारण इसके पास जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है वो नहीं है, ठीक है। ये इट इज़ नॉट अ ओनिंग क्लास, ठीक है। इट इज़ नॉट अ ओनर क्लास, इट हैज़ टू वर्क फॉर एनी अनदर क्लास टू गेन इकोनॉमिक सिक्योरिटी, टू गेन फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ओके। दूसरी चीज़ ये कि दे आर अ पार्ट ऑफ जजमानी सिस्टम इवन नाउ। जजमानी सिस्टम क्या है कि आप यहाँ पे सर्विस दे रहे हो एक अपर क्लास को, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल एंड मटेरियल सिक्योरिटी का भी, इनसिक्योरिटी का भी इशू आ जाता है। इसके अलावा प्राइवेट प्रॉपर्टी का जब से इंट्रोडक्शन हुआ है, देखो पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट नहीं हुआ करता था, लेकिन जब से प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया है सिंस द कॉलोनियल एरा, तब से इनकी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ बढ़ी है, ठीक है। रूरल लेबरर्स की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ बढ़ी है, क्योंकि देखो नई क्लासेस इमर्ज हुई और इन नई क्लासेस ने भी रूरल लेबरर्स को यहाँ पे एक्सप्लॉइट करना जारी रखा, एंड इवन इसको और ज़्यादा बढ़ावा मिला इनके एक्सप्लॉइटेशन को। तो इनकी प्रॉब्लम इससे भी बढ़ी, ठीक है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली इनके पास तो लैंड था नहीं, जिसके पास लैंड था वो इनको कंटिन्यूसली यहाँ पे परेशान कर रहे हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे लैंड रेवेन्यू एंड रेंट्स का भी इशू था। देखो, जो ये लेबरर्स हैं जिनके पास छोटी मोटी लैंड होल्डिंग्स हुआ भी करती थी, उनको यहाँ पे इतना ज़्यादा लैंड रेवेन्यू या इतना ज़्यादा रेंट पे करना पड़ता था कि उनके पास कुछ बचता ही नहीं था। तो इसके दिस वाज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द पॉवर्टी ऑफ रूरल लेबरर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कारण ये था। आप सभी ने पढ़ा होगा, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो इन जनरल स्टडीज़, तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि कौन कौन से अलग अलग सेटलमेंट प्रोसीजर्स यहाँ पे फॉलो करते थे कॉलोनियल एरा के टाइम पे, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट है, रैयतवाड़ी सिस्टम है, महलवाड़ी सिस्टम है, ये सारे अलग अलग सिस्टम्स हुआ करते थे। तो यहाँ पे हमको पता है कि कितना ज़्यादा बर्डन होता था रूरल लेबरर्स के ऊपर अबाउट देयर लैंड रेवेन्यू, अबाउट द रेंट्स दे हैव टू पे। तो इसके कारण भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी हुई, जिसका जो कि वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स थी जो रूरल लेबरर्स ने फेस करी। इसके अलावा देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ अलिनेटेड लैंड। अब देखो क्या होता था कि सपोज कि ये कोई एक लेबरर है ए,
ठीक है, इसका ये कोई खेत है जो इसने या तो रेंट पे लिया है या तो इसका खुद का है, ठीक है, उसको इसके बदले यहाँ पे गवर्नमेंट को या तो लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा या तो रेंट पे करना पड़ेगा। अब ये जो लैंड रेवेन्यू या रेंट हुआ करता था, ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था, विच बिकेम वन ऑफ द कॉज ऑफ द पॉवर्टी एग्जिस्टिंग इन द रूरल लेबरर्स, ठीक है, रूरल क्लास। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे इतना पैसा देना पड़ता था एज अ लैंड रेवेन्यू और एज अ रेंट, तो यहाँ पे इनके पास इतना पैसा तो है नहीं, इतना तो प्रोडक्शन हो नहीं रहा, इतना तो यील्ड निकल नहीं रहा, तो ये क्या करते थे, ये मनी लेंडर्स से यहाँ पे पैसे उधार लेते थे ऑन वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, या फिर ये क्या करते थे, अपनी जमीन को गिरवी रख देते थे ऑन द मनी लेंडर्स के ऊपर, मनी लेंडर्स के पास अपनी ज़मीन को गिरवी रख देते थे और उसके बदले इनको पैसा मिलता था। अब ये मनी लेंडर से कभी भी इस ज़मीन को छुड़ा ही नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि इतने हाई इंटरेस्ट पे इन्होंने यहाँ पे लोन लिया हुआ है। तो ये एक तरह से विशियस साइकिल बनता जा रहा था, ठीक है, और इसी के कारण इनके ये अपने लैंड से भी एलिनेट हो गए यानी कि इनका लैंड भी इनका नहीं रहा, इनके ऊपर जो इनके जो राइट्स हुआ करते थे, जो कंट्रोल हुआ करता था अपने लैंड के ऊपर, वो भी इनका नहीं रहा। इसके अलावा जो नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर्स थे, जो स्किल्ड वर्कर्स थे, स्किल्ड लेबरर्स थे जो रूरल एरियाज में, वो काम करते थे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का। और अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, आपने वहाँ पे इकोनॉमिक इवोल्यूशन पढ़ा है, तो आपको ये पता होगा कि ब्रिटिश की कुछ पॉलिसीज थी जिसमें उन्होंने क्या किया, इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था, जो हैंडलूम था, इस पूरी इंडस्ट्री को पूरी तरह से रुइन कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है, जिसके कारण जो स्किल्ड वर्कर्स थे, स्किल्ड लेबरर्स थे रूरल एरियाज के, उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा एक बहुत मेजर कॉज, डबल बर्डन ऑफ कास्ट एंड क्लास। तो देखो जो रूरल लेबरर्स थे उनके पास डबल बर्डन था, उनके ऊपर डबल बर्डन था। एक तो था उनका क्लास का इशू था ही कि वो लैंडलेस क्लास थी, उनके पास बार्गेनिंग पावर वैसे भी नहीं है। दूसरा था कास्ट का इशू। कास्ट का इशू क्यों? क्योंकि आप देखोगे जो रूरल लेबरर्स हैं उसमें भी हर कोई यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करता, स्पेशली वो कास्ट जो कि जिनको कि बैकवर्ड माना जाता है, जैसे कि एससीज, एसटीज, ठीक है, ये कास्ट जो थे मेजरली यहाँ पे इन प्रॉब्लम्स को झेलते थे, क्योंकि देखो इनके ऊपर डबल मार पड़ती है। अभी कैसे ये कास्ट होगा इसको भी मैं आपको आगे समझाऊंगी, बस अभी ये याद रखो कि इनके ऊपर डबल मार पड़ती थी, कास्ट की भी क्लास की भी। क्यों? क्योंकि कास्ट के बेसिस पे इतना समझ लो कि क्योंकि इनको लोअर कास्ट माना जाता था, माइंड ओवर माई वर्ड्स, माना जाता था, ओके, है नहीं ऐसा हम नहीं बोल रहे, लेकिन इनको यहाँ पे लोअर कास्ट माना जाता था। इसीलिए यहाँ पे क्या होता था कि एक कंसेप्ट चलता था कि जो लोअर कास्ट है उनको हायर कास्ट को सर्व करना है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट होता था उसके कारण ये कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते थे। एससी एसटीज जो ऐसी पॉपुलेशन हुआ करती थी, बैकवर्ड क्लासेस जो हुआ करती थी, उनकी बात कर रही हूँ। इसके अलावा एक मेजर इशू था सीजनैलिटी का। देखो जो रूरल लेबरर्स हैं, ठीक है, रूरल एरियाज में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती नहीं है, बहुत लिमिटेड स्कोप होता है, और उसमें भी सीजनैलिटी बहुत होती है। सीजनैलिटी कैसे कि देखो अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर में आप यहाँ पे लेबर का काम कर रहे हो तो एग्रीकल्चर तो हमेशा 12 महीने तो चलता नहीं, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आपकी यहाँ पे सीजनैलिटी होगी। आप जो भी क्रॉप यहाँ पे कल्टिवेट कर रहे हो वो एक सीजन के लिए ही होगी और उस सीजन के लिए ही आप वहाँ पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पे सीजनैलिटी का बहुत इशू है, ठीक है। आपको 12 महीने कोई यहाँ पे काम नहीं मिलता, तो यहाँ पे परमानेंसी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जो टेन्योर है वो फिक्स्ड नहीं है। तो ये एक मेजर कॉज था यहाँ पे प्रॉब्लम्स का ऑफ द रूरल लेबर, ओके। तो देखो कुल मिला के ये सारी चीजें किसकी तरफ जा रही हैं, किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? एक तो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी जो रूरल लेबरर्स हैं वो काफ़ी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स में फंसे हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी कोई परमानेंसी नहीं है, सीजनल यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बेसिस होती हैं, ओके। इसके अलावा अच्छा देखो सोशल सिक्योरिटी इस तरह भी नहीं कि उनका सप्रेशन बहुत होता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इनका जो लैंड था वो भी इनसे एलिनेट हो गया और इस तरह से एक विशियस साइकिल बन गई है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा अब जो इसी का एक सब टॉपिक है बॉन्डेड लेबर। तो देखो रूरल लेबर जो है ना, उसी जो हमने बात की प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल लेबर की, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल लेबर में एक बहुत मेजर जो प्रॉब्लम है वो है बॉन्डेड लेबर की, ठीक है। दूसरी है माइग्रेशन की, जिसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो बॉन्डेड लेबर क्या है? सबसे पहले तो ये देखो, ये पिक्चर देख पा रहे हो आप, ठीक है। तो ये पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये पर्सन जो कि अच्छा खासा है, फिजिकल बेसिस पे अच्छा खासा है, ठीक है, ये एक लेबर की तरह काम कर रहा है और इसका एक पैर बंधा हुआ है। यही है पूरा कंसेप्ट बॉन्डेड लेबर का। मतलब कि अगर आप ये जो इनका बिकॉज ऑफ इनडेटेडनेस, ठीक है, या फिर कोई अदर रीजन के कारण यहाँ पे इनको
यहाँ पे ये एक तरह से स्लेव बन गए हैं उसके लिए जिससे इन्होंने यहाँ पे डेट लिया है, जिससे इन्होंने उधार लिया है, तो उसके लिए इनको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक कि इनका उधार चुक नहीं जाता। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है। इनको देखो अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, इस सिस्टम को, बॉन्डेड लेबर के सिस्टम को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है हमारी कंट्री में। जैसे राजस्थान में इसको सगड़ी सिस्टम कहा जाता है, वेती सिस्टम या बघेला सिस्टम कहा जाता है आंध्र प्रदेश में, नॉर्थ इंडिया में इसको बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। दिस अ वेरी फेमस नेम फॉर बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी। ओके, इसके अलावा महाराष्ट्र में इसको बेगार कहा जाता है, बेगार भी एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। ओके, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में बेगार और नॉर्थ इंडिया में इसको बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। नाउ सी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न डे स्लेवरी। देखो आज के टाइम पे कोई भी पर्सन अपने ये चीज़ एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करेगा कि उसने किसी को स्लेव बना के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको नाम दे दिया जाता है बॉन्डेड लेबर का या इनडेटेडनेस का। इनडेटेडनेस मतलब क्या है? उधार होना, किसी के ऊपर उधार होना, कर्ज होना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बॉन्डेड लेबर है एक तरह का फॉर्म बन गया है मॉडर्न डे स्लेवरी का। आप एक तरह के आज की मॉडर्न लाइफ में स्लेव बन गए हो उसके, जिससे आपने उधार लिया है, और आपको उसकी स्लेवरी तब तक स्वीकार करनी पड़ेगी जब तक उसका या तो आप उसका डेट नहीं चुका देते या फिर उतना काम नहीं कर देते जिसके बदले उसका डेट चुक जाए। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट है मॉडर्न डे स्लेवरी का। नाउ सी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर? National Commission on Labor defines bonded labor as labor which remains in bondage for the debt incurred। तो यहाँ पे ये बॉन्डेज है। ठीक है, तो लेबर जो कि बॉन्डेज में है बिकॉज ऑफ द डेट इनकर्ड, उसने कुछ उधार लिया था। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई पर्सन हूँ एम, मैंने एन से कुछ उधार लिया। ठीक है, कुछ भी कारणों से, मेरे सोशल कॉजेज हो सकते हैं, मेरे इकोनॉमिक कॉजेज हो सकते हैं, कॉजेज को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे अलग अलग कॉजेज मेरे हो सकते हैं जिनके कारण मैंने इनसे डेट लिया। अब मैं इस डेट को वापस चुकाने की स्थिति में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन द कंडीशन टू पे बैक दैट लोन और दैट डेट। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? तो एन मुझे ये कहेंगे कि आप मेरे यहाँ पे, मेरी फील्ड पे काम करो जब तक आप यहाँ तो डेट नहीं चुका देते या फिर उतना काम नहीं कर देते जिसमें आपका जो पूरा डेट है, जो उधार है, वो पूरी तरह से चुक जाए, पूरी तरह से बैलेंस हो जाए। तो मुझे अब इनके यहाँ पे मैं फोर्स्ड हो गई हूँ, मैं यहाँ पे ऑब्लिगेटेड हो गई हूँ कि मुझे इनके यहाँ पे एज अ बॉन्डेड लेबर काम करना पड़ेगा। अब मेरा ये बॉन्ड क्या है? जो मैंने डेट लिया था वही मेरे यहाँ पे बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट है यहाँ पे। एक मैं आपको बहुत ही आप कह लीजिए इंटरेस्टिंग कह लो या फिर एक बहुत ही दुख भरी चीज़ कह लो कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। जैसे एक मैंने यहाँ पे केस पढ़ा था, एनएचआरसी ने एक केस देखा जहाँ पे उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था, यहाँ पे खुद से आगे बढ़ के उन्होंने कार्रवाई की थी इसके ऊपर। झारखंड में उन्होंने देखा कि एक पर्सन है जो 20 सालों से बॉन्डेड लेबर का शिकार बना हुआ है। ही वॉज अ विक्टिम ऑफ बॉन्डेड लेबर सिंस 20 ईयर्स। फॉर वॉट? तो रीजन इसके पीछे था कि उन्होंने किसी पर्सन से 2000 रुपए लिए थे 20 साल पहले। तो उस 2000 रुपए के बदले उन्होंने 20 साल काम किया है और अभी भी उनको छुटकारा नहीं मिल पा रहा। तो फिर एनएचआरसी ने इनको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे चीजें की थी। पर ये आपको समझने की जरूरत है कि कितनी इंटेंस प्रॉब्लम है ये सोसाइटी की, कि सिर्फ 2000 रुपए जो उन्होंने 20 साल पहले लिए थे उसके लिए उनको 20 साल तक काम करना पड़ा। ठीक है, तो वाई लोग ऐसा काम करने को तैयार क्यों हो जाते हैं और लोग इतना क्यों डेट लेते हैं कि वो चुका नहीं पाए, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, एंड नाउ वी शुड अंडरस्टैंड दैट दिस बॉन्डेड लेबर इज नॉट एन इकोनॉमिक थिंग, इट इज अ सोशल थिंग ऑल्सो। देखो, ये एक क्रेडिटर और डेटर के बीच में भी रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है। क्रेडिटर जिसने उधार दिया, डेटर जिसने उधार लिया, इन दोनों के बीच में, उधार देने वाले और उधार लेने वाले के बीच में ये रिलेशन है। बॉन्डेड लेबर जो है ये एक रिलेशनशिप है। और ये क्यों होता है? बिकॉज दे हैव टेकन और दे हैव गिवन द लैंड ऑन वेरी हाई इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कारण हाईली अनइक्वल टर्म्स में जो ये रिलेशनशिप है ना, यही बॉन्डेड लेबर के पीछे का जो फाउंडेशन है वो यही है। ठीक है, इन दोनों के बीच की अनइक्वल रिलेशनशिप। समझ गए? अब देखो, ये एक न्यूज़ कटिंग थी। ठीक है, ये कुछ टाइम पहले की न्यूज़ कटिंग है। इस न्यूज़ कटिंग में देखो, ये जो पर्सन आपको दिख रहा है इतना बेबस सा, इतना विवश सा, ये जो है ये बॉन्डेड लेबर की तरह काम कर रहे थे काफ़ी सालों से इस खेत में, इस फील्ड में। और ये फाइनली इन्होंने, ये एनएचआरसी के लोग थे, ये तमिलनाडु के ऑफिशियल हैं, तमिलनाडु का पिक्चर है ये, और ये तमिलनाडु के ऑफिशियल हैं जिन्होंने यहाँ तक आए और इन्होंने ये सामने आ गए इनके कि आप मुझे यहाँ से रेस्क्यू कर लो। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे ये काशी जो है ये 80 ईयर एज के पर्सन है। सोचो,
80 ईयर एज के पर्सन को भी यहाँ पे एक बॉन्डेड लेबर की तरह काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ही वाज अ बॉन्डेड लेबर एंड ही फेल एट द फीट ऑफ तमिलनाडु ऑफिशियल्स बेगिंग टू बी रेस्क्यूड, ठीक है। इन्होंने बताया कि इनके साथ 41 और लोग हैं, जिसमें चिल्ड्रन हैं, जिसमें विमेन हैं, ठीक है। इन सभी को यहाँ पे टिम्बर यूनिट्स में एम्प्लॉय किया गया है, ठीक है, टिम्बर यूनिट्स में। और ये टिम्बर यूनिट्स में इनको एज अ स्लेव ट्रीट किया जा रहा है, एज अ बॉन्डेड लेबर यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको लगभग 12 घंटे काम कराया जाता है, 6 AM to 6 PM, और आप इनकी पिक्चर देख के इनकी हालत का अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन लोगों को इनकी डिग्निटी के साथ खेला जाता है, डीह्यूमनाइजिंग कंडीशन में। तो देखो कॉजेस क्या हैं इस बॉन्डेड लेबर के, बॉन्डेड लेबर के पीछे क्या कारण है, इसको हमको समझने की ज़रूरत है। तो देखो अगर हम सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं ना, तो हमको यहाँ पे सिर्फ डायमेंशंस नहीं देखने हैं, हमको उन डायमेंशंस की डेप्थ में जाना है और उसको सोसाइटी के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि इकोनॉमिक कारण इसके देखें तो देखो इसको भी आप सोसाइटी के साथ के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि एक्सट्रीम पावर्टी, पावर्टी क्यों हुई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो हमने देखा था कि जो रूरल लेबर्स है उनसे एक तो उनसे रेंट बहुत लिया जाता था, लैंड रेवेन्यू बहुत लिया जाता था। उसके अलावा जो नॉन एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं उनकी यहाँ पे जो पूरी इंडस्ट्रीज थी उनको रुइन कर दिया गया। अब उनके पास और कुछ चारा बचा ही नहीं था, तो वो पावर्टी उनको झेलनी पड़ी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ रूरल एरियाज़ में उतनी होती नहीं है। अब जो लोग अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट करने की स्थिति में नहीं है, हु कैन नॉट अफोर्ड टू माइग्रेट टू अर्बन एरियाज़, उनको तो अब रूरल एरियाज़ में ही काम करना है, और उसके लिए उनको फिर बॉन्डेड लेबर में वो घुस जाते हैं। कैसे? वो किसी कारण से यहाँ पे डेट लेते हैं और डेट को चुका ही नहीं पाते, और उसके कारण वो इस बॉन्ड का हिस्सा बन जाते हैं, बॉन्डेड लेबर का हिस्सा बन जाते हैं। इसके अलावा लैंड होल्डिंग्स कम होती जा रही है, छोटी होती जा रही हैं, और फैमिली साइजेस बढ़ती जा रही हैं। देखो कोई पर्सन है ए, ठीक है, ए के पास मान लो 4 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है। ए के 4 बेटे होते हैं, ठीक है। इन चारों बेटों में 1-1 हेक्टेयर जमीन बटेगी, ठीक है। एक एक हेक्टेयर यहाँ पे जमीन बटी इन चारों बेटों में। फिर इन चारों बेटों के 2-2 बेटे होते हैं, तो इनकी एक बेटे की जमीन कितनी हो गई? 0.5 हेक्टेयर्स। तो देखो यहाँ पे एक बेटे के पास जमीन कितनी बच गई? 0.5 हेक्टेयर्स की। तो दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंटेशन जो हो रहा है लैंड होल्डिंग्स का, उसके बाद फैमिली साइजेस भी तो बढ़ रही हैं। अब इस बेटे की जो है होगी वो उसकी भी तो फैमिली होगी, तो यहाँ पे फैमिली साइज बढ़ती जा रही है और फैमिली लैंड होल्डिंग्स जो है वो घटती जा रही है, ठीक है। लैंड होल्डिंग्स घटती जा रही है, इसके कारण इनके पास कोई और चारा नहीं बचता डेट लेने के अलावा। एंड इनफैक्ट डेट जो है दूसरे कारण क्या कारण है ये तो हम देखेंगे। कई लोग तो है ना सब्सिस्टेंस के लिए भी डेट लेते हैं, उनके पास खाने को पैसे नहीं है। अब आपको पता है कि महाराष्ट्र में कितने सारे केसेस आए थे फार्मर डिस्ट्रेस के, फार्मर सुसाइड्स के, क्योंकि उनके पास खाने को नहीं है, उनको अपनी फैमिली को पालने के लिए पैसा नहीं है, तो वो डेट लेंगे ही लेंगे, ठीक है। उसके कारण फिर वो बॉन्डेड लेबर बनना पड़ता है उनको। और ये चीज़ उनके तक सीमित नहीं रहती, जिसने डेट लिया है उस तक सीमित नहीं रहती, उसके बच्चों तक, उसके बच्चों के बच्चों तक, ये पूरी जनरेशन तक फैलती है ये बॉन्डेड लेबर वाली चीज़, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करती है। इसके अलावा अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ लेंडिंग भी नहीं है, ठीक है। अगर कोई पर्सन यहाँ पे कोई उधार चाहता है, लोन लेना चाहता है, तो हर जगह तक हमारा जो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है बैंक्स का, वो नहीं पहुंचा है, ठीक है। हालांकि इसको लेकर कई सारी स्कीम्स चल रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन अभी भी उतना नहीं हुआ है। इसके अलावा नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, जैसे फ्लड्स आ गए, ड्रॉट आ गए, एग्रीकल्चर में लॉस हो गया, प्रोडक्शन में लॉस हो गया, यील्ड नहीं आई उतनी, तो यहाँ पे उसके लिए भी डेट लेना पड़ता है। इसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और महंगाई की सबसे बड़ी मार किसके ऊपर पड़ती है? पुअर पीपल पे, वल्नरेबल पीपल पे, लेबरर्स पे, ठीक है। इसके अलावा मॉर्गेज ऑफ लैंड बाय द नीडी टेनेंट फार्मर्स, तो ये मैंने आपको बताया, जब ये अपना जो उधार है वो नहीं चुका पाते, रेंट नहीं चुका पाते, लैंड रेवेन्यू नहीं चुका पाते, तो ये अपनी ज़मीन को गिरवी रख देते हैं मनी लेंडर्स के पास, और फिर ये गिरवी ज़मीन को छुड़ाने के लिए ये खुद एक बंधुआ मजदूर बन जाते हैं, बेगार इनको करनी पड़ती है। यानी कि इस गिरवी ज़मीन को छुड़ाने के लिए सालों साल तक ये फ्री में काम करते हैं किसी पर्सन के लिए जिनके पास इन्होंने ज़मीन को गिरवी रखा है। तो ये तो हो गए इकोनॉमिक कॉजेज। सोशल कॉजेज क्या हैं इस जो बॉन्डेड लेबर है उसके? तो देखो सोशल कॉजेज, सबसे पहला है सोशल इवेंट्स। हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में, चाहे आप नॉर्थ इंडिया की बात करो, चाहे आप साउथ इंडिया की बात करो, दोनों ही जगह पे जो सोशल अप्रूवल है ना वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सोसाइटी का अप्रूवल बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सोशल अप्रूवल के लिए हम जो चीज़ें करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना, ठीक है, अपनी हैसियत से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का बर्थ हो रहा है तब ओवर एक्सपेंडिचर करना, ठीक है। और ये चीज़ रूरल एरियाज तक सीमित नहीं है, आप
अर्बन एरियाज में भी देखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें बहुत बड़ा फंक्शन करना, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि चलो ब्रेड अर्नर की ही यहाँ पे डेथ हो गई। उसके बाद मैरिज, मैरिज भी एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। मैरिज में लोग डाउरी देने के लिए यहाँ पे डेट लेते हैं और उस डेट को सालों साल चुकाते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर, ठीक है। इनफैक्ट आपने कई सारी चीजें देखी होगी, जैसे सत्यमेव जयते, एक पहले सीरीज आती थी, काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री जैसी सीरीज थी, आमिर खान इसके होस्ट थे। इसमें आपने देखा होगा एक बहुत अच्छा एपिसोड था इसका, जो कि था बिग फैट मैरिजेस, बिग फैट इंडियन मैरिजेस को लेकर, ठीक है। इतना ज़्यादा शो ऑफ के लिए यहाँ पे लोग मैरिजेस में शो ऑफ के लिए लोग लोन ले लेते थे, ठीक है। सालों साल उसको चुकाते रहते थे, कुछ लोग तो चुका भी नहीं पाते थे, उससे पहले उनकी डेथ हो जाती थी, ठीक है। तो ये इतने बड़े बड़े लोन्स ले रखे हैं लोगों ने जस्ट फॉर द शो ऑफ, जस्ट फॉर द सोशल अप्रूवल, ठीक है। तो ये एक इशू है। इसके बाद कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। अब देखो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि कास्ट और क्लास दोनों तरफ का बर्डन पड़ता है इनके ऊपर। कैसे, देखो क्लास तो इनकी वैसे ही समझ सकते हो, लैंडलेस क्लास है, इनके पास है कुछ नहीं, बार्गेनिंग पावर बहुत कम है, ठीक है, तभी तो ये बॉन्डेड लेबर बने हैं। कास्ट का भी एक इशू पड़ता है। देखो क्यों ऐसा, क्योंकि कास्ट के मानो अगर आप कास्ट या जो रिलीजियस बुक्स हैं उन सब के थ्रू, या फिर जो पुराने टाइम पे जो ऑर्थोडॉक्सीज हुआ करती थी उसमें अगर आप देखो तो उनके अकॉर्डिंग जो हायर कास्ट है सिर्फ वही यहाँ पे लैंड को ओन कर सकता है, सिर्फ वही यहाँ पे गोल्ड को ओन कर सकता है। जो बाकी जो लोअर कास्ट हुआ करती थी वो सब जो है ये लैंड को ओन नहीं कर सकती। इसीलिए भी क्योंकि इनके पास ये राइट्स ही नहीं थे कि ये लैंड को ओन कर सके, ये एजुकेटेड हो सके, इसीलिए ये फाइनली बॉन्डेड लेबर में आके फंस जाते थे, विशियस साइकिल बन जाती थी। इसके अलावा सोशल वेलफेयर स्कीम्स एक तो है नहीं, अगर हैं तो उनका प्रॉपरली ऑपरेशनलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। इसके अलावा अनइक्वल एजुकेशन सिस्टम। देखो क्या होता है ना कि बॉन्डेड लेबर, किसी एक्स पर्सन जो है ये बॉन्डेड लेबर बना, इसके बच्चों को भी यहाँ पे प्रॉपर्ली एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, इसके बच्चे भी अल्टीमेटली फिर यहाँ पे बॉन्डेड लेबर का ही काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से एक्स से तो चुकने नहीं वाला ये डेट, क्योंकि इतने ज़्यादा इंटरेस्ट पे ले रखा है, इतनी ज़्यादा अनइक्वल टर्म्स पे ले रखा है लोन, तो यहाँ पे वाई भी उसी का आगे पार्ट बनेगा उस बॉन्डेड लेबर का। तो यहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम अनइक्वल होने का कारण वाई को भी अवेयरनेस नहीं है कि ये गलत है, ये बॉन्डेड लेबर सही नहीं है, लीगल नहीं है। इसके अलावा इलिटरेसी भी है, ठीक है। इलिटरेसी, यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि जो वो बॉन्डेड लेबर में घुसे हुए हैं वो एक गलत चीज़ है, वो एक इलीगल चीज़ है, ठीक है। दे आर नॉट अवेयर, दे आर वेरी इग्नोरेंट अबाउट इट। इसके अलावा प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है उनको कि किस तरह से आपको काम करना है, सो दैट आपको डेट लेना ही ना पड़े किसी ऐसे नॉन इंस्टीट्यूशनल तरीके से। जो भी आप यहाँ पे जो भी आप लोन लो वो एक इंस्टीट्यूशनल बैंक से लो, जिसके कारण आपको ये इन तरह की चीज़ों में ना फंसना पड़े, ठीक है। तो देखो आप अगर इसको डेप्थ में देखोगे ना तो सोशल एविल्स आर गिविंग द बर्थ टू अनदर सोशल लेवल्स, ठीक है। कैसे, देखो एक सोशल लेवल है डाउरी, ठीक है। कोई पर्सन है एक्स जो कि एक नॉर्मल सा एग्रीकल्चरल लेबरर है, ठीक है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी कराने के लिए यहाँ पे उनको डाउरी देनी पड़ रही है, ठीक है। डाउरी इज इन इटसेल्फ अ वेरी बिग सोशल लेवल, ठीक है। उन्होंने ये डाउरी देने के लिए, क्योंकि उनके पास तो इतने पैसे हैं नहीं, तो उन्होंने मनी लेंडर से बहुत हाई इंटरेस्ट पे मनी ले ली या फिर अपनी ज़मीन को गिरवी रख दिया, यहाँ पे डाउरी हो गई उनके पास, ठीक है। अब डाउरी तो एक सोशल लेवल है ही, अब जो पैसा लिया था उधार उसको चुकाना भी तो पड़ेगा, तो उसके लिए फाइनली उनको बॉन्डेड लेबर बनना पड़ता है, या फिर उनको कई सारी परेशानियों का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। उनकी जो ज़मीन है वो उनकी नहीं रहती, तो लैंड भी एलिनेट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, एक सोशल लेवल डाउरी जो था उसने फिर एक दूसरे सोशल लेवल यानी कि बॉन्डेड लेबर को यहाँ पे जन्म दिया। तो समझ रहे हो, इस तरह से आपको सोशोलॉजी में कनेक्ट करते हुए पढ़ना है। आगे बात करते हैं। देखो कुछ सोशोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी कुछ रीजंस दिए हैं, जैसे कि शशि कुमार एक सोशोलॉजिस्ट है, इंडियन सोशोलॉजिस्ट। इन्होंने कहा है कि जब मेन जो होते हैं, मेल्स जो होते हैं, वो सिटीज़ में माइग्रेट करके जाते हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो जो उनके बच्चे होते हैं, उनका जो परिवार होता है, विमेन एंड चिल्ड्रन जो होते हैं, वो बॉन्डेड लेबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये सिटीज़ में जा रहे हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए, तो इनको कुछ पैसा तो चाहिए उतने दिन तक सस्टेन करने के लिए सिटी में, जब तक इनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिले, तो ये उधार लेके जाते हैं और उसको चुकाते हैं इनके जो विमेन और चिल्ड्रन है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर। उसके अलावा लाहिरी की एक स्टडी थी वेस्ट बंगाल की 12 मासिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। 12 मासिक आपको समझ आ रहा होगा, 12 मासिक क्या है, 12 मंथ्स का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, ठीक है, जिसमें कि आपको 12 मंथ्स तक यहाँ पे काम करना है। इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर ओनली, ओके। इसके बाद नदीम हसनैन जी जो हैं, इनकी एक स्टडी थी, स्टडी ऑफ कोल्टा। इसमें इन्होंने बताया कि जो अनटचेबल्स हैं उनको न यहाँ पे लैंड लेने की इजाज़त है, ना ही वो गोल्ड को ओन कर सकते हैं। कस्टम्स ने ही इनको बैन कर रखा है कि ये ना लैंड ओन कर सकते हैं ना गोल्ड ओन कर सकते हैं। तो अब इनके पास बचता
क्या है, इनके पास बचता है सिर्फ अपनी बॉडी, अपना लेबर, ठीक है, गिरवी रखने के लिए या फिर अपना कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए इनके पास बचता ही है। इकोनॉमिक एक्सीजेंसीज अगर आती हैं, इकोनॉमिक कुछ प्रॉब्लम आती है, तो इनके पास और कुछ बचता ही नहीं है अपने बॉडी के अलावा, अपने लेबर के अलावा। तो यहाँ पे कस्टमरी लैंडलेसनेस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ दिस बॉन्डेड लेबर, ये कहते हैं नदीम हसनैन। इसके अलावा कल्चरल एनवायरनमेंट जो है वो भी बहुत एक्सप्लॉइटेटिव है। यहाँ पे देखो बॉन्डेड लेबर की अगर मैं बात करूँ ना, तो बॉन्डेड लेबर में आपको हर तरह का लेबर देखने को मिलेगा। चाहे फिर आप वो देखो यहाँ पे सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होता है विमेन का, जो बॉन्डेड लेबर में इन्वॉल्व होती हैं। चिल्ड्रन को यहाँ पे बॉन्डेड लेबर में कन्वर्ट कर लिया जाता है, उनका एजुकेशन सफ़र करता है। और जो मेल्स हैं उनका तो यहाँ पे बॉन्डेड लेबर में इन्वॉल्वमेंट है ही, हमने देखा भी 80 ईयर्स के बुजुर्ग को भी यहाँ पे बॉन्डेड लेबर का पार्ट बनना पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे चिल्ड्रन आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस बॉन्डेड लेबर। तो यहाँ पे प्लेजिंग ऑफ चिल्ड्रन इज वन ऑफ द वेरी वर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस बॉन्डेड लेबर। क्या होता है ना कि सपोज कि एक्स ने यहाँ पे कुछ लोन लिया और वो लोन नहीं चुका पाए, वो बन गए बॉन्डेड लेबर ऑफ वाई, जिनसे उन्होंने लोन लिया था। अब ये जो लोन है ये अभी भी नहीं चुक पा रहा, या फिर वो इतने अवेयर नहीं है, उनको इतनी लिटरेसी नहीं है कि उनका लोन चुक गया है, या जो भी रीज़न है, ठीक है, वो बॉन्डेड लेबर कंटिन्यू हो रहा है। अब उनकी फैमिली में जो नेक्स्ट होगा, जैसे उन्होंने अपने बच्चों को प्लेज कर दिया कि या तो हम यहाँ पे आपसे लोन ले लेते हैं इतना, और उसके बदले हमारे जो बच्चे हैं वो लाइफ टाइम आपके लिए काम करेंगे। तो ये प्लेजिंग ऑफ चिल्ड्रन होता है, मतलब जो बच्चा दुनिया में आया ही नहीं है, या जो बच्चा इतना छोटा है जिसको कुछ पता ही नहीं है, आपने उनको प्लेज कर दिया, उनकी पूरी लाइफ आपने उसमें झोंक दी इन दिस बॉन्डेड लेबर। ओके, तो ये समझ गए, ये प्लेजिंग ऑफ चिल्ड्रन, ये देख पा रहे हो आप, ये एक रिपोर्ट आई थी NHRC के, उसी के पिक्चर्स हैं। ये इतने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेबर की तरह काम करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्लेजिंग ऑफ चिल्ड्रन फिनोमेना ऑफ बॉन्डेड लेबर। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट तो हो ही रहा है, ठीक है। डीह्यूमनाइजिंग नेचर तो है ही वर्क का, आप देख पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद डिग्निटी कुछ बचती नहीं ना ह्यूमन लेबर की, ठीक है, ह्यूमन लेबर की कोई डिग्निटी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई ना आपका। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, रूरल एरियाज़ में कुछ स्टडीज़ में ये भी सामने आया कि रूरल एरियाज़ में जो कोई पर्सन है, सपोज कोई पर्सन है एम, ठीक है, एम यहाँ पे एक बॉन्डेड लेबर की तरह काम कर रहा है फॉर वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे एम का जो रिलेशन होगा अपनी वाइफ के साथ, एम कितने बच्चे कर सकता है, एम के बच्चे क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें भी जो है ना ये वाई डिसाइड करेगा, समझ रहे हो। तो इस लेवल का यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन है। आगे बात करते हैं, देखो अब कुछ मेजर्स लिए हैं हमारी गवर्नमेंट ने भी इस बॉन्डेड लेबर की प्रॉब्लम से निपटने के लिए, जैसे कि आर्टिकल 23 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, दिस प्रोहिबिट्स एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, इट सिग्निफाइज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 में हमको मिलता है। और इसमें ये कहा गया है कि यहाँ पे बॉन्डेड लेबर प्रोहिबिटेड है हमारे देश में। दूसरी चीज, एक एक्ट भी है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट ऑफ 1976, ये भी यहाँ पे बॉन्डेड लेबर को प्रोहिबिट करता है हमारे देश में। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे जो योजनाएं हैं, ये यहाँ पे हाउसिंग की फैसिलिटी देती हैं, सो दैट ये जो बॉन्डेड लेबर का बेसिकली बॉन्डेड लेबर को जब रेस्क्यू किया जाए तो उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके थ्रू दीज स्कीम्स, थ्रू दीज वेलफेयर स्कीम्स। ओके, तो रिहेबिलिटेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन कुछ NGOs भी काम कर रहे हैं इनके रिहेबिलिटेशन के लिए, रेस्क्यू के लिए, जैसे कि बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन जो डॉक्टर सत्यार्थी का है, ये मेजरली चाइल्ड लेबर को रोकने की कोशिश करता है, और जो प्लेजिंग है चिल्ड्रन की इन बॉन्डेड लेबर, इसको रोकने की कोशिश करता है। इसके अलावा सहयोग, संकल्प, ये सब भी है, ठीक है, कुछ NGOs। इसके अलावा पावर्टी एलिवेशन जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे कि मनरेगा इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, ठीक है, और वेरी सक्सेसफुल स्कीम भी आप कह सकते हो इसको, जिसने पावर्टी एलिवेशन को रोका है, जिसने इस बॉन्डेड लेबर को रोका है, जिसने माइग्रेशन को कुछ हद तक रोक के रखा है। तो इट इज, देखो क्या है ना, आपको ये समझना जरूरी है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है, जैसे कि बॉन्डेड लेबर वाली जो प्रॉब्लम है, आप इसको सिर्फ इकोनॉमिक वे से नहीं देखोगे, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखोगे, इसको आपको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा। और जब आप इसको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आपको समझ आता है द मेजर रीजन बिहाइंड दिस प्रॉब्लम इज, एक तो इलिटरेसी, ठीक है, दूसरी यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल वेज नहीं है क्रेडिट के, तीसरा यहाँ पे लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। तो ये जो है मेजर रीजन है इसके पीछे। तो इन सभी को अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करो तो ये प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आपको डायरेक्टली बॉन्डेड लेबर के लिए ये एक्ट और ये सब चीज़ें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये समझना ज़रूरी हमको, अगर हम एक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे मनरेगा इस चीज़ का काम करती है, एक तो ये यहाँ पे स्किलिंग भी करती है लोगों की, ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट भी हो रहा है, इनको लिटरेसी भी देती है, ठीक है, कई मायनों में। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट करती है, इंस्टीट्यूशनल वेज भी आते हैं यहाँ पे, और दूसरी स्कीम्स भी हैं जिससे इंस्टीट्यूशनल मेथड्स ऑफ बैंकिंग यहाँ पे इंश्योर हो पाए, जिससे लिटरेसी इंश्योर हो पाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। ओके,
आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू जो है, देखो हम बात कर रहे थे रूरल लेबरर्स की प्रॉब्लम की, तो उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग या कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम कह सकते हो आप, वो है माइग्रेशन। ठीक है, रूरल लेबर, क्योंकि रूरल एरियाज़ में उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती नहीं है, उतना स्कोप है नहीं, तो ये क्या करते हैं, अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट करते हैं। अब माइग्रेशन है क्या, बेसिकली माइग्रेशन ये है कि आप जो अपनी जो परमानेंट रेसिडेंस जो है, परमानेंट प्लेस ऑफ रेसिडेंस जो है, इसको छोड़कर आप दूसरी जगह जा रहे हो फॉर मल्टीपल फैक्टर्स। आप एजुकेशन के लिए जा सकते हो, आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जा सकते हो, अलग अलग रीजन होते हैं। रूरल लेबर का माइग्रेशन हमको यहाँ पे पढ़ना है। ओके तो यहाँ पे अगर हम ट्रेंड देखें, इंडिया में ट्रेंड क्या कहता है, तो इंडिया का ट्रेंड कहता है कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन, जो रूरल लेबरर्स की पॉपुलेशन जो माइग्रेट करती है, दे आर मेल पॉपुलेशन। ठीक है, जनरली दे आर मेल। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी जो माइग्रेट करती है वो है SC या ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि पुअर और लैंडलेस होते हैं। अब खुद दिमाग लगाओ कि SC ST ज़्यादा से ज़्यादा क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि रूरल एरियाज़ में अभी भी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अभी भी वो ट्रेडिशंस में, कस्टम्स में बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं दिस इज अ काइंड ऑफ मिडाइवल इंडिया। मिडाइवलिज्म आज भी हमारे रूरल एरिया में एग्जिस्ट करता है, और अभी हम मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ रहे हैं वाया आर सिटीज़, वाया आर अर्बन एरियाज। ठीक है, तो रूरल एरियाज में जो SC ST कास्ट के लोग हैं, SC ST कम्युनिटी के लोग हैं, पहले तो ये पुअर हैं, पहले तो ये लैंडलेस है, इनके पास बार्गेनिंग पावर है नहीं, और इनके ऊपर डबल मार पड़ती है, कास्ट की भी, क्लास की भी। इसीलिए ये इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए अर्बन एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेट करते हैं, जहाँ पे ट्रेडिशंस को इतना टाइटली होल्ड आज की डेट में नहीं किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एरियाज हैं जहाँ पे फैमिली पूरी की पूरी माइग्रेट करती है फॉर सेक्टर्स लाइक ब्रिक किल्न, कंस्ट्रक्शन सेक्टर। आपने देखा होगा अपने घरों के आसपास जब कोई नया घर बनता है तो वहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली माइग्रेट करके आती है, जो मेन लेबरर्स हैं, उनकी वाइफ्स हैं, उनके बच्चे हैं, ये सभी के सभी वहाँ पे माइग्रेट करके आते हैं। तो ये ट्रेंड हमारे इंडिया में देखा गया है। इंडिया में अब माइग्रेशन ऑफ रूरल लेबर, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि कोविड पेंडेमिक के दौरान हमने देखा कि किस तरह से रिवर्स माइग्रेशन होने लगा। ठीक है, एक्सोडस होने लगा, माइग्रेंट एक्सोडस देखा गया। तो इतने लोग खड़े थे वापस जाने के लिए, ना उनको वो जो जगह जहाँ पे देखो, जहाँ पे ये माइग्रेट करके आए हैं ना, ये जगह इनको सस्टेन करने के लिए काफ़ी थी क्योंकि इनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ चली गई थी कोविड के टाइम पे, तो इनके पास यहाँ पे कुछ सर्वाइव करने को था नहीं, और जहाँ से ये बिलोंग करते हैं वो लोग भी इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इन्होंने फेस की है ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक। वो लोग क्यों तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये लोग जो हैं ये कोविड के कैरियर बन के आए हैं और हमारे गांव, हमारे एरिया में ये कोविड को फैला देंगे। तो इस तरह का स्टिग्मा को इन्होंने फेस किया है। ठीक है, अब देखो इन्होंने कैसी कैसी प्रॉब्लम्स ये फेस करते हैं। तो सबसे पहला तो देखो प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स। ये आते हैं रूरल एरिया से, रूरल लेबर से अर्बन लेबर बनते हैं, और यहाँ पे कोई भी जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फाइनलाइज नहीं है, बहुत ज़्यादा फिक्स्ड नहीं है। प्री मैच्योर टर्मिनेशन भी हो जाता है कभी कभी जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो अब इसके बाद इनको क्या करना है इनको नहीं पता। ठीक है, और ये डेली बेसिस पे कमा के खाने वाले लोग हैं। ठीक है, अगर मान लो बीच में ही जो जॉब टर्मिनेशन हो जाता है तो ये किस तरह से अपने आप को सस्टेन करेंगे, अपनी फैमिली को सस्टेन करेंगे, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा क्योंकि इनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी उतनी होती नहीं है तो यहाँ पे पेमेंट्स में भी डिले होती हैं। इनफैक्ट आप देखोगे जो हरियाणा जैसे रीजन है, ठीक है, हरियाणा पंजाब जहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी प्रॉस्परस है, वहाँ पे जो लैंड ओनर्स हैं वो मेजरली माइग्रेंट लेबरर्स को ही यहाँ पे एम्प्लॉय करना प्रेफर करते हैं। और ऐसा क्यों, क्योंकि जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं इनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी कम होती है, इनके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है रेजिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनको कम वेजेस पे भी एम्प्लॉय कर सकते हो। तो इसके बाद अगर ये पेमेंट नहीं करते हैं या डिले करते हैं तो ये क्या ही कर लेंगे, माइग्रेंट लेबर्स क्या ही कर लेंगे। तो ये एक बड़ा इशू है जो डिले इन पेमेंट का है। दूसरा है ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड भी हैं। कई सारे लोग जो हैं उनको ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करना पड़ता है जो काफ़ी ज़्यादा हजार्डस है फॉर द हेल्थ। जैसे कि आपने अभी कुछ दिन पहले द हिंदू में यहाँ पे एक आर्टिकल भी आया था रिगार्डिंग सिलिकोसिस। ठीक है, शायद यूपीएससी में इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी आया है। तो सिलिकोसिस यानी कि जो मेनली माइंस हैं वहाँ पे जो लेबरर्स काम करते हैं इन द अर्बन एरियाज, इन द रूरल एरियाज, तो ये क्या होता है यहाँ पे इनको ब्लैक स्मोक को इनहेल करना पड़ता है विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर देयर लंग्स। ठीक है, इसके अलावा जो चाइल्ड लेबर है उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो फायर क्रैकर्स हैं उनकी इंडस्ट्रीज़ में या फिर चूड़ियाँ बनाने की इंडस्ट्रीज़ में, इस तरह की
इंडस्ट्रीज में जो हजार्डस हो सकती हैं, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज में यहाँ पे एम्प्लॉय किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हजार्डस कंडीशंस तो हैं ही, इसके अलावा मिनिमम वेज स्टैंडर्ड्स जो हैं उनका वायलेशन देखने को मिलता है। मैंने बताया कि हरियाणा के जो लोग हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, वो जनरली उन लोगों को प्रेफर करते हैं एम्प्लॉय करना जो माइग्रेंट्स हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ने सेट किए हैं उससे भी कम यहाँ पे वेजेस देते हैं और वो उसमें काम करने को तैयार भी होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे बार्गेनिंग पावर इनके पास होती नहीं है जो लेबरर्स हैं। इसके अलावा ना इनके पास हाउसिंग है, ना इनके पास प्रॉपर सैनिटेशन है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा शिकार बन जाते हैं डिसीजेस का। आपने देखा होगा धारावी, जो कि महाराष्ट्र की या कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी स्लम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोविड फैला था और इसका एक कारण ये था कि यहाँ पे वो लोग सबसे ज़्यादा रिसाइड कर रहे थे जो माइग्रेंट लेबरर्स थे, और यहाँ पे क्योंकि इनके पास प्रॉपर हाउसिंग, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं था, इसीलिए कोविड यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैला था। वही चीज़ यहाँ पे हुई, देखो स्लम्स क्रिएट होते हैं, जब प्रॉपर हाउसिंग नहीं होगी, जब प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होगा तो स्लम्स क्रिएट होंगे, और ये स्लम्स जो हैं ये अर्बन एरियाज़ के ऊपर भी बर्डन बनते हैं। रूरल एरियाज़ के जो लेबरर्स हैं उनके लिए तो बर्डन है ही, उनके लिए तो नुकसानदायक है ही, अर्बन एरियाज के लिए भी ये यहाँ पे बर्डन बनते हैं। इसके अलावा स्क्यूड सेक्स रेशियो रह जाता है विलेजेस में। क्या होता है कि जब जो मेल पॉपुलेशन है ये यहाँ से माइग्रेट करके सिटीज में चली जाती है, अर्बन एरियाज में चली जाती है, तो यहाँ पे बच कौन जाता है? विमेन, ठीक है। और ये विमेन यहाँ पे एग्रीकल्चरल लेबरर का काम करना पड़ता है विमेन को, तो विमेन जो है मेजरली एग्रीकल्चर सेक्टर में अब यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखोगे फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर आपको देखने को मिलेगा। तो एग्रीकल्चरल लेबरर है वो मेजरली विमेन रह जाती हैं इन द रूरल एरियाज। क्यों? क्योंकि जो मेन है, जो मेल पॉपुलेशन है वो तो चली गई माइग्रेट करके। तो ये भी एक इशू है कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल लेबरर जो ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स फेस करता है, उसके ऊपर फीमेल्स जिनके ऊपर तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है, जिनको वेजेस मेल्स से कम दिए जाते हैं, ये सब भी इश्यूज इनको फेस करने हैं इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उतनी होती नहीं है, और अगर हैं तो उसकी पोर्टेबिलिटी नहीं है। आपने सुना होगा एक स्कीम के बारे में जो कि है वन नेशन वन राशन कार्ड। ये स्कीम हमारे प्राइम मिनिस्टर जी लाना चाहते हैं और जो प्रपोज्ड भी है, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काम चल रहा है। तो ये स्कीम इसी चीज़ को यहाँ पे कर्व करने के लिए लाए हैं कि हमने देखा कोविड के टाइम पे माइग्रेंट पॉपुलेशन इतनी परेशान हुई। क्यों? क्योंकि उनके पास राशन कार्ड तो थे, लेकिन वहाँ के जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ के नहीं, जहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहे थे, रिसाइड कर रहे थे उस मोमेंट पे, ठीक है। तो इसके कारण इनको यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी का इशू हो गया था। तो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो है ये वन नेशन वन राशन कार्ड का यहाँ पे कंसेप्ट लाए हैं, जिसमें कि आपको राशन कार्ड पोर्टेबल होगा, पूरे देश में कहीं पे भी आप यहाँ पे फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हो, फूड ग्रेन्स को अफोर्डेबल प्राइसेस पे, सब्सिडाइज्ड रेट्स पे खरीद सकते हो। तो ये चीज़ करने की कोशिश की गई है इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए। इसके अलावा ग्रीन रिवॉल्यूशन जब से आया तो कुछ स्टेट्स जो थे वो बहुत प्रॉस्परस हो गए, कुछ स्टेट्स पीछे रह गए, जैसे कि यूपी, एमपी, बिहार ये पीछे रह गए, हरियाणा, पंजाब ये ऊपर आ गए, ठीक है। तो मेनली जो आज की डेट में भी आप अगर देखोगे रूरल टू अर्बन जो माइग्रेंट्स यहाँ पे एक्सोडस करते हैं या जो माइग्रेशन होता है रूरल टू अर्बन, वो मेजरली होता है इन रीजन से, यूपी, एमपी, बिहार, इन रीजन से होता है टूवर्ड्स हरियाणा, राजस्थान, ऐसे एरियाज की तरफ, समझ गए। तो ये एक इशू था। यहाँ पे इन्होंने लिंग्विस्टिक और कल्चरल प्रॉब्लम्स भी फेस करी, जैसे कुछ स्टेट्स जो हैं यहाँ पे नेटिविज्म ला रहे हैं, नेटिविज्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे क्या होता है, सन ऑफ सॉइल पॉलिसी चलती है। ये मेजरली महाराष्ट्र की पॉलिसी देखा जाता है, महाराष्ट्र गुजरात में ये बहुत होता है। क्या कि जो भी यहाँ के लोग हैं, जैसे कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं ये बोलूँगी कि जो महाराष्ट्र के लोग हैं उन्हीं को एम्प्लॉयमेंट दो, माइग्रेंट्स जो आ रहे हैं दूसरे स्टेट से उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मत दो। तो ये क्यों हो रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। तो लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स भी इनको फेस करनी पड़ती है। स्टीरियोटाइप्स भी होते हैं, जैसे कई लोग यहाँ पे, जैसे दिल्ली में आप देखोगे, या जो एरियाज हैं जो हरियाणा पंजाब वाले एरियाज हैं, उसमें जो लेबरर्स हैं उनको बिहारी, पुरवैया इस तरह से बुलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको अब्यूज़ का फेस करना पड़ता है, वर्बल अब्यूज़, ठीक है। उसके अलावा फिजिकल अब्यूज़ फेस करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है इनके साथ पब्लिक सर्विसेज के एक्सेस में। इसके अलावा इनके जो बच्चे हैं उनकी भी एजुकेशन सफ़र करती है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे, क्योंकि ये इतनी प्रॉब्लम्स में है माइग्रेंट लेबर्स, अब ये इतना पैसा भेज नहीं पाते अपने घर, और क्योंकि ये लेबरर्स अपने घर पैसा नहीं भेज पाते तो इनके बच्चों का एजुकेशन सफ़र करता है। उसके बाद यहाँ पे एक विशियस साइकिल चालू हो जाएगी, फिर उनके बच्चे बड़े होंगे एज अ लेबरर, फिर वो भी जाएंगे सिटीज़ में काम करने, वो भी यहाँ पे पैसा नहीं भेज पाएंगे, वो भी वहाँ, फिर उनके बच्चों की भी एजुकेशन सफ़र करेगी, एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे फैमिली सपोर्ट भी नहीं होता उन लेबरर्स के पास, माइग्रेंट लेबरर्स के पास, क्योंकि उनकी फैमिली तो अपने गाँव में है, अपने नेटिव एरियाज़ में, और ये यहाँ पे अर्बन
एरियाज में काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा रिवर्स माइग्रेशन जो कि अभी कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा देखने को मिला, यहाँ पे सोशल एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन बहुत देखने को मिला। कैसे? जो नेटिव प्लेस है जहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं वो इन लोगों को वापस लेने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि इनका मानना कि ये जो लोग हैं ये कोविड के कैरियर बन के आए हैं, ये हमारे यहाँ पे भी कोविड कर देंगे। और जो जहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहे थे, जब ये रिसाइड कर रहे थे अर्बन एरियाज में, वो लोग भी इनको रखने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इनके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, ठीक है। पूरी इकोनॉमी ठप पड़ी थी, तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं, ठीक है। तो ये उस अगर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होंगी नहीं तो यहाँ पे रह के करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे स्टेट तो इनको सस्टेन कर नहीं सकता। तो ये सारे इश्यूज हैं माइग्रेंट लेबरर्स के साथ। अब देखो कुछ मेजर्स भी हैं। लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स में ये कोशिश की गई कि जो भी लैंडलेस लेबरर्स हैं, चाहे रूरल एरियाज के हों, अर्बन एरियाज के हों, स्पेशली रूरल एरियाज के लेबरर्स जो हैं, जो कि लैंडलेस हैं, उनको कुछ अमाउंट ऑफ लैंड दिया जाए सो दैट उनको माइग्रेशन ना करना पड़े, उनके जो प्रॉब्लम्स है एज अ रूरल लेबर कम हो। दूसरी चीज़, यहाँ पे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम आया, जिसमें रूरल एरियाज में ही एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई। फिर मनरेगा आया, मनरेगा की हम अभी बात कर चुके हैं। ये क्या करता है? रूरल एरियाज में 100 डेज के लिए एक हाउस होल्ड में से कम एक इंसान को 100 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देता है। अनस्किल्ड लेबर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप एम्प्लॉयमेंट कमा सकते हो, लाइवलीहुड कमा सकते हो फॉर 100 डेज। इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, जिसमें राशन कार्ड बांटे गए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट हुआ। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, जिससे कि जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन सफ़र ना करे। इसके अलावा आम आदमी बीमा योजना आया, ठीक है। इसमें बीमा इंश्योरेंस दिया गया सभी लेबरर्स को। प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें हाउसिंग की बात की गई, ओके, सो दैट सैनिटेशन प्रॉपर हो सके, इनको ये जो वल्नरेबल है डिसीजेस को लेकर वो ना हो। मिनिमम वेजेस एक्ट आया, ठीक है, जो कि रूरल लेबरर्स को भी यहाँ पे कवर करता है। उसके अलावा रिसेंटली आत्मनिर्भर भारत पैकेज आया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज आया, जिसमें प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना आई, ठीक है। ये जो योजना थी गरीब कल्याण योजना थी, सॉरी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना थी। इसमें एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया गया था, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्कीम्स थी। तो ये भी स्कीम्स जो थी ये माइग्रेंट लेबर्स के लिए ही आई थी, ठीक है। तो ये इशू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये हमको समझना जरूरी है कि ये भी एक सोशल इशू है, ठीक है। सोशल इशू ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे सोशोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे है। सोशल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि मैरिज का इंस्टीट्यूशन यहाँ पे स्टेक पे है, क्योंकि लोग माइग्रेट करके जाते हैं और यहाँ पे मैरिज का इंस्टीट्यूशन स्टेक पे आ जाता है। फैमिली का इंस्टीट्यूशन स्टेक पे है, ठीक है। बच्चे स्टेक पे हैं, क्यों? क्योंकि उनका एजुकेशन सफ़र कर रहा है। कास्ट एंड क्लास का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इनके कारण ही यहाँ पे रूरल लेबरर्स को इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, बॉन्डेड लेबर बन रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है। ये सभी चीज़ें जो है ना, ये सोशल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हैं। और अगर हम सोशल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ रहे हैं या सोसाइटी को पढ़ रहे हैं तो हम सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो अच्छा देखो, अगर हम सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट से समझने की कोशिश करें कि माइग्रेशन अच्छा है या बुरा है, तो देखो, अगर हम सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को देखते हैं, ये थ्योरीज को भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कभी, ठीक है। तो अगर आप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को देखते हो तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ये कहती है कि माइग्रेशन अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से नेटिव लोग जो हैं, यहाँ के जो नेटिव लोग होंगे, उनकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कट हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज माइग्रेंट्स। अगर आप स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी से देखते हो तो उसके अकॉर्डिंग माइग्रेशन अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये भी इकोनॉमी का एक हिस्सा है, ठीक है। ये माइग्रेंट्स भी तो एक इकोनॉमी का एक हिस्सा है, और ये भी तो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इन्हीं के कारण रूरल एरियाज भी यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि यही तो पैसा भेजते हैं रूरल एरियाज में भी। इसके अलावा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यहाँ पे ये जो है वर्किंग पॉपुलेशन जो है, माइग्रेंट की वर्किंग पॉपुलेशन को, इनको देखता है एज अ प्रोलेटारिएट, ठीक है, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है बुर्जुआसी का। तो ये एक अलग अलग तरीके हैं इनको देखने के। हम जब इन थ्योरीज को डिटेल में पढ़ेंगे तब भी मैं आपको इनके बारे में ज़रूर बताऊंगी। तो देखो, हमने ये वाला पूरा टॉपिक सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।